दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के चौथे अध्याय आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में। दोस्तों यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस अध्याय के नाम में शामिल शब्दों का अध्ययन किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो के कंटेंट को समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम अध्ययन करते हैं आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में। अपनी आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं दोस्तों, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, अर्थात वे आदिवासी लोग जो जंगलों में अपनी जिंदगी बिताते थे, वनों में अपनी जिंदगी बिताते थे, वो किस तरह से अपनी जिंदगी जीते थे, इस बात का अध्ययन हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। और इसका पहला बिंदु है, कुछ समूह खेती करते थे, कुछ आदिवासी झूम खेती करते थे। दोस्तों पिछली वीडियो में यानी कि इस अध्याय के ऊपर हमने जो पहली वीडियो देखी थी उसमें हमने जाना था कि आदिवासी उन लोगों को कहा जाता है जो जंगल में, जो मनुष्य की आम आबादी से दूर वनों में अपनी जिंदगी जीते थे और वे कभी भी लोग खेती नहीं करते थे बल्कि जंगल से मिलने वाले उत्पादों के आधार पर अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। लेकिन दोस्तों कुछ आदिवासी लोग ऐसे थे जो कुछ विशेष प्रकार के अनाजों की, खाद्यान्नों की खेती किया करते थे, लेकिन खेती करने के लिए वो कभी भी गहन खेती का इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि वो खेती की जिस विधि का प्रयोग करते थे उसको झूम खेती कहा जाता था। दोस्तों झूम खेती का मतलब होता है घुमंतु खेती, जो चलते फिरते की जाती थी। कभी भी एक स्थान पर टिककर स्थायी रूप से यह खेती नहीं की जाती थी बल्कि चलते फिरते एक स्थान से स्थान बदल बदल कर जो खेती की जाती थी उसको घुमंतु खेती कहा जाता था, उसको झूम खेती कहा जाता था। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आदिवासी संपूर्ण जंगल को अपनी संपत्ति मानते थे, इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी भी बिना रोक टोक के आ जा सकते थे और खेती के लिए भी वो इसी विधि का प्रयोग करते थे। होता यह था कि वो जंगल के एक हिस्से को, वनों के एक हिस्से को अपनी खेती के लिए साफ कर लेते थे और जिस हिस्से को साफ करते थे उसी पर वे लोग खेती करते थे। जंगल को साफ करने के लिए वो लोग कभी भी पेड़ों को काटते नहीं थे बल्कि जितने हिस्से पर उनको खेती करनी होती थी उतने हिस्से में वह आग लगा देते थे पेड़ पौधों में, और आग लगने के बाद जो राख बचती थी उसको वो उस जमीन पर छिड़क देते थे जहां पर वो खेती करना चाहते थे। राख में पोटाश नाम का एक कैल्शियम होता है दोस्तों, जो जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। तो इस प्रकार जितने हिस्से पर उनको खेती करनी होती थी उतने हिस्से पर आग जलाकर वे पेड़ पौधों को साफ कर देते थे और उससे जो राख बचती थी उसको जमीन पर छिड़क कर वहां पर खेती करते थे। 2-4 वर्ष इस इलाके में खेती करने के बाद वो इस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे हिस्से में जाकर खेती करते थे और इसके लिए वो इसी विधि को अपनाते थे, यानी कि पेड़ों को आग लगाकर उसकी राख को जमीन पर बिखेर देते थे और वहां पर खेती करते थे। क्योंकि यह खेती स्थान बदल बदल कर की जाती थी, एक स्थान पर कभी भी टिकाऊ रूप से नहीं की जाती थी, इसीलिए इसको घुमंतु खेती कहा जाता था। दोस्तों इस तरीके की जो घुमंतु खेती थी, जो स्थान बदल बदल कर की जाती थी, यह मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर भाग में और मध्य भाग में की जाती थी। क्योंकि यहाँ पर जंगलों से परिपूर्ण इलाका बड़ी मात्रा में उपस्थित था, इसीलिए यहाँ पर यह खेती की जाती थी। और खेती करने की यह विधा इस शर्त पर आधारित थी कि इस खेती को करने वाले आदिवासी जंगल में बिना रोक टोक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे। यह संभव नहीं था कि यदि उनको एक ही स्थान पर रोक दिया जाए तो वो खेती कर पाए, यह इस तरीके से यह संभव ही नहीं था। दोस्तों यदि हम फसल की बात करें तो घुमंतु खेती के अंतर्गत वे लोग मिश्रित खेती करते थे, यानी कि तमाम तरह की बीजों को एक साथ मिला देते थे और वे सारी फसलें इकट्ठे मिश्रित रूप में तैयार होती थी। किसी एक विशेष प्रकार की खेती को इस घुमंतु खेती के दौरान उगाया नहीं जाता था।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला बिंदु। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। दोस्तों अभी हमने देखा कि आदिवासियों में कुछ लोग ऐसे थे जो झूम या घुमंतु खेती किया करते थे, जबकि कुछ आदिवासी लोग ऐसे थे जो जंगलों में पशुओं का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। एक तो वो जंगल में जानवरों का शिकार करते थे और दूसरा जंगल से मिलने वाले उत्पाद जैसे फल हुआ, शहद हुआ और दूसरे पत्ते हुए, जड़े हुए, उनको इकट्ठा करते थे, उनसे अपनी जिंदगी जीते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाली खोंड जनजाति इसी तरह की एक जनजाति थी। आदिवासी लोग थे जो समूह में जानवरों का शिकार करते थे और शिकार से जो कुछ भी उनको हाथ लगता था उसको शिकार में शामिल लोग आपस में बांट लिया करते थे। दोस्तों आदिवासी लोगों के शिकार करने की एक बहुत अच्छी विधि थी। ये लोग कभी भी उतने जानवरों से ज्यादा जानवरों का शिकार नहीं करते थे जितने उनको आवश्यकता होती थी। मतलब भोजन के लिए उनको जितने जानवरों की आवश्यकता होती थी वो केवल उतने ही जानवरों का शिकार करते थे। शौक के लिए, जानवरों को मारने के लिए ये कभी भी जंगली जानवरों का शिकार नहीं करते थे, बल्कि भोजन के लिए उनको जितने जानवरों की आवश्यकता थी सिर्फ उतने ही जानवरों को ये मारते थे और उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ये लोग पेड़ों के फलों को और उन पेड़ों की जड़ों को खाते थे जो खाने योग्य होती थी। इसके अलावा जो खाना ये लोग पकाते थे उस खाने को पकाने के लिए साल और महुआ नाम के बीजों का इस्तेमाल किया जाता था। इन बीजों का जो तेल निकाला जाता था उसका इस्तेमाल ये लोग खाद्य तेल के रूप में करते थे, खाना पकाते थे उनके बीजों से के तेल से। दोस्तों खाने के लिए तो ये लोग अक्सर जानवरों का शिकार कर लिया करते थे, फलों को इकट्ठा करते थे और जड़ों को भी इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके लिए उनको स्थानीय या शहरी लोगों से संपर्क स्थापित करना पड़ता था। इस प्रकार जो जंगल से उनको बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती थी और अन्य उत्पाद मिलते थे, उनको वो गांव के स्थानीय बाजारों में जाकर बेच दिया करते थे। इस प्रकार यह पता चलता है कि ये आदिवासी लोग पूरी तरीके से आम जनता की जिंदगी से कटे हुए नहीं थे। ये लोग जनता की जिंदगी से भी शामिल थे, लेकिन उनके तत्वों को इन्होंने अपने जीवन में शामिल नहीं किया था। स्थानीय लोगों से स्थानीय बाजारों में ये जब संपर्क स्थापित करते थे तभी करते थे जब इनकी जिंदगी की कोई आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती थी। इसके अलावा दोस्तों जो स्थानीय बुनकर होते थे और चमड़ा रंगने वाले रंगरेज हुआ करते थे, उनको जब पलाश और कुसुम जैसे फूलों की आवश्यकता होती थी तो वो खोंड जनजाति के इन आदिवासियों से ही संपर्क करते थे, क्योंकि जंगल की संपदा से ये लोग पूरी तरह परिचित थे, अच्छी तरह जानते थे कि जंगल में कौन से फूल, कौन सी जड़ी बूटियां कहाँ मिलती हैं। और स्थानीय लोग, गांव और शहर में रहने वाले लोगों को जब जंगल के उत्पादों की आवश्यकता होती थी तो वो खोंड जनजातियों से संपर्क स्थापित करते थे बजाय खुद ढूंढने के, क्योंकि यदि वे खुद इन चीजों को ढूंढने का प्रयास करते तो न केवल उनको वक्त ज्यादा लगता बल्कि संभव था कि वे जंगल की विशाल संपदा में कहीं खो जाते। इसीलिए जंगलों के उत्पादों को प्राप्त करने के लिए शहरी लोगों के द्वारा और ग्रामीण लोगों के द्वारा जंगल में रहने वाले आदिवासियों से संपर्क स्थापित किया जाता था। दोस्तों अगली बात इस बिंदु में यह बढ़ती है कि चावल और दूसरी आवश्यक जो इनकी जरूरतें थी उसको किस प्रकार से ये लोग पूरा करते थे। इसको पूरा करने के लिए अक्सर वो लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। जंगल के जो उत्पाद इनके पास होते थे उससे इन वस्तुओं की ये अदला बदली कर लेते थे, लेकिन तब भी कुछ चीजें ऐसी थी जो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से पूरी नहीं हो सकती थी। इसीलिए ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए और कुछ पूरक आमदनी प्राप्त करने के लिए ये लोग आसपास के गांवों में, आसपास के नगरों में मजदूरी किया करते थे, नौकरी किया करते थे। और नौकरी के रूप में ये लोग अक्सर जो खेत हुआ करते थे उनमें मजदूरी करते थे, खेत मजदूरों के रूप में, और सड़कों के निर्माण में निर्माण मजदूरों के रूप में कार्य किया करते थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे इन आदिवासियों में जो कभी भी जंगलों से बाहर निकलकर, वनों से बाहर निकलकर किसी प्रकार का काम नहीं करना चाहते थे। मध्य भारत में रहने वाले बैगा लोग थे, वो अपने आप को जंगल की संतान कहा करते थे और सिर्फ जंगल से मिलने वाली संपदा के आधार पर ही अपनी जिंदगी बिताते थे। वनों से बाहर निकलकर काम करना, किसी दूसरे के लिए काम करना इन लोगों को कभी भी भाया नहीं था। इसीलिए इन लोगों ने कभी भी जंगलों से बाहर निकलकर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, और क्योंकि खुद को जंगल की संतान कहते थे
इसीलिए जंगल से इनको जो कुछ भी मिलता था उसके आधार पर ही अपनी जिंदगी ये बसर करते थे। लेकिन दोस्तों, अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इनमें से कुछ आदिवासी ऐसे होते थे जो शहर से आने वाले महाजनों के से ऋण ले लिया करते थे। और अक्सर क्योंकि इनकी जिंदगी में लेखन परंपरा का कोई काम नहीं था, पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था इनकी जिंदगी में नहीं हुआ करती थी, अक्सर परंपराएं मौखिक थी, इसीलिए महाजन इनको लिखित दस्तावेजों में समेट लिया करते थे और इसके कारण वो कर्ज की दलदल में धंसते चले जाते थे। इसीलिए दोस्तों, जब भी कभी आदिवासी इलाकों में कोई बाहरी व्यक्ति आता था जिसको हम दीकू कहते हैं, तो अक्सर दीकू इनके गुस्से का, इनके निशानों का शिकार बनता था, क्योंकि आदिवासियों की जिंदगी में दीकू को अपनी बर्बादी का कारण माना जाता था। इसीलिए उन्होंने जब कभी भी बाहरी लोगों को देखा तो उनको अपने निशानों का, अपनी हिंसा का शिकार बनाया। इसका अध्ययन विस्तार से हम आगे करेंगे। फिलहाल सिर्फ यह जान लेना काफी है कि बाहरी लोगों के आगमन ने इनकी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, इनको कर्ज की दलदल में इतना धकेल दिया कि उससे ये लोग कभी भी उभर नहीं पाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की ओर। और तीसरा बिंदु है कि कुछ जानवर पालते थे। अभी हमने देखा कि आदिवासी लोगों में से कुछ लोग झूम खेती किया करते थे और कुछ लोग जो है जंगल से मिलने वाले उत्पादों के आधार पर अपनी जिंदगी बिताते थे और शिकार किया करते थे। जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो जानवरों को पाला करते थे, और जिन जानवरों को ये पालते थे अक्सर उनकी बड़ी संख्या जानवरों की हुआ करती थी जिनको ये पाला करते थे, पूरे झुंड के झुंड हुआ करते थे। लेकिन जानवर पालने वाले लोग कभी भी स्थायी जिंदगी नहीं बिताते थे, बल्कि अपने जानवरों के साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। अक्सर ये होता था कि वो ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की ओर चले जाते थे और जहां कहीं भी उनके पशुओं को आसानी से चारा मिल सकता था, ये उस स्थान पर चले जाते थे। जिन स्थानों पर चारा खत्म होने लगता था वहां से जगह छोड़कर ये अपने पशुओं के साथ, अपने पशु झुंड के साथ दूसरे स्थानों पर चले जाते थे जहां पर इनको आसानी से चारा मिल सकता था। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके के जो आदिवासी थे जो पशुओं को पालते थे उनका वर्णन हमें मिलता है। उदाहरण के लिए पंजाब के गुज्जर थे और आंध्र प्रदेश के कलबाड़िया थे। ये जो लोग थे आदिवासी, ये लोग गाय भैंस के झुंडों को पाला करते थे। कुल्लू में रहने वाले गद्दी लोग थे जो गडरिये थे। गडरिये का मतलब है दोस्तों कि ये भेड़ों को पालते थे। कश्मीर में बकरवाल लोग रहते थे जो बड़ी मात्रा में बकरियों को पालने का काम करते थे। अक्सर ये लोग अपने जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे और इनको जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो अक्सर वो इस बात को ध्यान में रखते थे कि वो ऐसे स्थानों पर जाते थे जहां पर इनके पशुओं के लिए आसानी से खाद्य सामग्री, चारा उपलब्ध हो सके। अक्सर ये होता था कि जिन इलाकों से ये लोग गुजरते थे वहां खेतों को बर्बाद किया कर देते थे, लेकिन कभी भी लोग इनको रोकने का काम नहीं करते थे क्योंकि उनके खेतों से इन पशुओं का गुजरना उनके लिए बहुत आवश्यक होता था। आमतौर पर यह होता था कि जब खेतों से फसल कट जाया करती थी तो उन खेतों में बची हुई जो फसलों की ठूटें होती हैं उन ठूटों को खाने का काम ये पशु करते थे। इसके अलावा ये उन्हीं खेतों में गोबर कर दिया करते थे जिसकी वजह से वहां खाद्य इकट्ठा हो जाती थी, खाद इकट्ठा हो जाती थी जो जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करती थी। इसीलिए अक्सर स्थायी जिंदगी जीने वाले किसान ऐसे पशु पालने वाले आदिवासियों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। चलिए दोस्तों, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं और अगला बिंदु है कुछ लोग एक जगह पर खेती करते थे। दोस्तों, हमने देखा था शुरुआत में कि आदिवासी जिंदगी बिताने वाले लोग अक्सर झूम खेती किया करते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते बहुत सारे आदिवासी एक ही स्थान पर टिककर स्थायी खेती करने लगे थे और खेती करने के लिए वो लोग हल का भी प्रयोग करने लगे थे। जो आदिवासी गहन खेती नहीं करते थे, झूम खेती करते थे, वो अपनी खेती के लिए कभी भी हल का इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि उनका मानना था कि जमीन में भी प्राण होते हैं, जमीन में भी जान होती है और यदि हम उसके ऊपर हल चलाते हैं तो इससे जमीन को तकलीफ होती है। इसीलिए वो लोग कभी भी खेती करने के लिए हल जैसे जो वैज्ञानिक उपकरण है उनका इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते बहुत सारे आदिवासियों ने स्थायी तौर पर एक ही स्थान पर साल दर साल खेती करना आरंभ कर दिया था और खेती करने के लिए ये अक्सर हलों का इस्तेमाल भी करने लगे थे।
जिस जमीन पर ये खेती करते थे अक्सर उसको पूरे समुदाय की सामूहिक संपत्ति माना जाता था और इन जमीनों पर इनको जो अधिकार थे वो भी मिल जाते थे। अक्सर ये होता था कि एक कुल के सदस्यों को एक ही मूल निवासी की संतान माना जाता था और माना जाता था कि ये उस व्यक्ति की संतान है जिसने पहली बार इस जमीन पर आकर खेती करनी शुरू की थी। हालांकि दोस्तों, खेती करने वाले आदिवासी समाजों में भी पर्याप्त रूप से समानता विद्यमान थी। सारे लोग समान थे और सारे लोग सामूहिक रूप से खेती किया करते थे, परंतु फिर भी उनमें से कुछ लोगों ने ज्यादा ताकत और संसाधन इस्तेमाल इकट्ठा कर लिए थे और उन्होंने स्वयं को जमींदार बना लिया था, जबकि बाकी लोगों से जो थे वो उनके निम्न अधीनस्थ हो गए थे। अक्सर ये होता था कि जिन लोगों ने ज्यादा संसाधन और ताकत इकट्ठा कर ली थी वे मुखिया कहलाते थे और उन मुखियाओं ने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से खेती नहीं की, बल्कि अपनी खेती को वो लोग बटाई पर दे दिया करते थे। जब 19वीं शताब्दी के तक आते आते औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ और अंग्रेजों ने इन इलाकों में गहन खेती करने की शुरुआत की, तो अक्सर उन्होंने इन मुखियाओं को अपने प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त कर दिया। इन प्रतिनिधियों का कार्य यह होता था कि अंग्रेजों की तरफ से ये लोग सैलरी पाते थे और उस सैलरी के आधार पर ये अपने कबीले के लोगों को नियंत्रित करते थे, उनसे गहन खेती करवाते थे। दोस्तों, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, वे कभी भी घुमंतू खेती को पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो खोंड और संथाल लोगों की तरह जिन्होंने एक ही जगह पर टिककर खेती करना शुरू कर दिया था, ऐसे लोगों को, ऐसे आदिवासियों को पसंद करते थे, क्योंकि उन आदिवासियों को नियंत्रित करना बड़ा आसान था जो एक ही स्थान पर रुककर खेती किया करते थे, बजाय उन लोगों के जो घूम घूम कर खेती किया करते थे। क्योंकि ऐसे लोगों को नियंत्रित करना आसान था और ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे आदिवासियों के ऊपर जो एक ही स्थान पर टिककर अपनी जिंदगी बिताते थे, ऐसे आदिवासियों के ऊपर कर लगाना भी बहुत आसान था। तो इसीलिए अक्सर जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे वो घुमंतू खेती को पसंद नहीं करते थे, वो एक जगह टिककर खेती करने को पसंद करते थे और इसीलिए जो कोई भी आदिवासी इलाका उनके नियंत्रण में आया वहां उन्होंने घुमंतू खेती के स्थान पर जो स्थायी खेती थी उसको करवाने पर जोर दिया, क्योंकि इसके माध्यम से उनकी आमदनी का स्रोत बनता और ऐसे आदिवासियों को नियंत्रित करना भी आसान था। तो दोस्तों, आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में यह थी दूसरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दूसरे लोगों तक मेरे इस चैनल को पहुंचाने के लिए वीडियो और चैनल को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।